हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक इंग्लिश ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ चल रही है जिसका मैंने आपको 7 पार्ट करवा दिए हैं। और कल उन्हीं रूल्स के बेसिस पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी करवाया था। उसी प्रैक्टिस सेट का आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको और 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ आई वर अ बिलियनियर आई वुड डेफिनेटली हेल्प हर। इसमें क्या बताया गया है कि अगर मैं एक लखपति व्यक्ति होता तो मैं उसकी अवश्य मदद करता। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई काल्पनिक हो, यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई कल्पना की जाए, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग ही करेंगे। चाहे सब्जेक्ट कैसा ही हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब वर का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि हार्डली ब्लैंक कम द हाउस व्हेन ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर या कोई भी नेगेटिव दर्शाने वाले वर्ड आए तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कैसे प्रयोग होगी कि इसमें ऐसे होगी कि मैंने यहाँ पर है ना सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो आप सब्जेक्ट आई को मान लीजिए। तो इसमें इस तरह प्रयोग होएगा कि हार्डली हैव आई कम, कि हार्डली हैव आई कम द हाउस व्हेन ए स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द बेंच ऑफ द जजेस ब्लैंक टेकन द डिसीजन अनैनिमसली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो समूह को दर्शाता है, आए सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द ऑडियंस ब्लैंक हैज़ या हैव टेकन देयर सीट्स। अब मैंने आपको अपनी रूल्स वाली वीडियो में क्या बताया था कि अगर कलेक्टिव नाउन्स में अगर सेपरेटली सभी का जिक्र हो, यानी कि किसी सेंटेंस में सेपरेटली सभी का जिक्र किया जाए, तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि सेपरेटली सभी का जिक्र किया जा रहा है। ये देखो, देयर वैसे तो एक प्रोनाउन होता है जो प्लूरल होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन दिया है, तो इसका मतलब नाउन भी प्लूरल होगा, ऑडियंसेस। तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, ना कि हैज़ का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ए पेयर ऑफ सनग्लासेस इज़ या आर लॉस्ट टुडे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी सनग्लासेस, पेंस, एमर्स, या फिर मिसचीफ, या गोगल्स, या टोंग्स, पिल्सर्स, सब में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है ए पेयर। जब कभी भी ए पेयर, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, या ए पेयर ऑफ सनग्लासेस, या टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, या टू स्लाइसेस ऑफ आई, जब तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब ए आए, यानी कि ए पेयर ऑफ सनग्लासेस आए, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ दिस मैच इज़ या आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनिंग्स हो गया, मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, और क्या होता है, न्यूज़, ये सभी सिंगुलर होते हैं। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ये आपको देखने में तो प्लूरल जैसा लग रहा होगा कि हाँ भाई, इनिंग्स यानी कि प्लूरल। तो यहाँ पर आप बिना देखे समझे आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर का प्रयोग यहाँ पर गलत है, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द इन्फेंट्री ऑफ द इंडिया इज़ या आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैंने आपको कुछ वर्ड बताया था, जैसे इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेशेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, या फिर जितने भी ये सभी वर्ड बताए थे मैंने आपको, ये सभी दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में जो काम करते हैं प्लूरल की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्फेंट्री होती है हमारी थल सेना, यानी कि जो पैदल सेना होती है उसे इन्फेंट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल वर्ब का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज या आर कम टू दिस पार्टी। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन, नॉर और, इन सभी का प्रयोग दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हो
तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हिज ब्रदर इसका सिंगुलर सब्जेक्ट है, या तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि द वेजेस ऑफ दिस फर्म दैट इज या आर गिविंग टू यू वेरी स्मॉल। अब मैंने क्या बताया था कि वेजेस के मैंने आपको दो अर्थ बताए थे। जब तो वेजेस का अर्थ परिणाम से हो तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और लेकिन जब वेजेस का अर्थ हमारी भुगतान यानी कि जो वेतन से हो तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, द वेजेस ऑफ दिस फर्म दैट इज या आर गिविंग टू यू वेरी स्मॉल, कि जितने जो तुम्हें यहाँ पर सैलरी मिलती है, इस फर्म से जो भी सैलरी मिलती है यानी जो भुगतान मिलता है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हम कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि ही कुड ब्लैंक डू दिस वर्क व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मॉडल का प्रयोग हो तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के साथ आती है। तो ये जो वर्ब है डू, ये हम एज इट इज़ प्रयोग करेंगे डू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जब मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं, ये जितने भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए ये सभी थे फिल इन द ब्लैंक। अब हम कल की तरह आगे 11 से 20 तक करेंगे सभी एरर के क्वेश्चन। तो चलिए एरर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या है, द पिक पॉकेटिंग इज़ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस एरिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने आपको, जैसे कजिन ब्रदर हुआ, पिक पॉकेटिंग हुआ, या फिर बैड ड्रीम हुआ। इन सभी को इस तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा पिक पॉकेटिंग की जगह हम पिक पॉकेट का प्रयोग करते हैं, कजिन ब्रदर की जगह केवल कजिन का प्रयोग करते हैं, वो बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर पिक पॉकेटिंग की जगह केवल पिक पॉकेट करना होगा आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, ही हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी 100 डजन मिलियन बिलियन, इनको अगर किसी कार्डिनल नंबर, ये जितने भी 1 2 3 4 ये जितने भी होते हैं ये सभी कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। कभी भी यानी कि जो 100 डजन मिलियन बिलियन इनका प्रयोग अगर किसी भी कार्डिनल नंबर के साथ प्रयोग किया जाए तो कभी भी इनको प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आएगा ही हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर हम एस को काट देंगे। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में गलती हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर गुप्ता इज़ हैविंग ए कार। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हैव का अर्थ अधिकार होना हो तब उसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जब हैव का अर्थ कुछ खाना या इन्जॉय करना हो तो हम उसमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुप्ता इज़ हैविंग अ कार यानी कि अधिकार हो गया कि उसके पास एक कार है, तो हम यहाँ पर हैविंग की जगह केवल हैज़ का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इसका हैव का सिंगुलर हैज़ हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर कमिंग फ्रॉम देयर हाउस। अब देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा कि देखना द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल, आप सोच रहे हो दो अलग अलग नाउन है, लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और केवल पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे केवल एक ही सब्जेक्ट का बोध होता है। तो यहाँ पर हम आर का नहीं इसका प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज कंप्लीट हिज होमवर्क। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टू स्टूडेंट्स के लिए हम नन ऑफ का नहीं नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं, कि नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज कंप्लीट हिज होमवर्क। तो यहाँ पर नन ऑफ की जगह हम नाइदर ऑफ का प्रयोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, द एग्जामिनर टेक द एग्ज़ाम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको क्या बताया था अपनी रूल वाली वीडियो में कि टेक द एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम देना होता है, ना कि एग्ज़ाम लेना, और गिव द एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम लेना, यानी कि जो एग्ज़ामिनर के साथ प्रयोग होगा वो गिव द एग्ज़ाम होगा, ना कि टेक द एग्ज़ाम। तो हम यहाँ पर टेक द एग्ज़ाम को काट देंगे और गिव द एग्ज़ाम कर देंगे इसकी जगह, गिव द एग्ज़ाम। ये कुछ वर्ड्स है जो आपको पहली बार सीखने को मिल रहे होंगे, लेकिन सच में इनका ऐसे प्रयोग होता है, न कि हम कभी कहते हैं कि चलो हम अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो हम ना गिव द एग्ज़ाम का प्रयोग नहीं करेंगे, टेक द एग्ज़ाम का प्रयोग करेंगे। और जब कभी आपके मैडम या सर जब प्रयोग करेंगे तो वो टेक द एग्ज़ाम का नहीं, गिव द एग्ज़ाम का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अगला रूल, सॉरी अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, व्हेन आई विल बिकम अ रिच पर्सन आई विल डेफिनेटली बाय ए मस्टैंग कार। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो कार्य एक के बाद एक हो और यदि तो उसमें जो पहला कार्य होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि यानी कि आप ऐसा याद रखना, अगर दो कार्य एक के बाद एक हो और जो दूसरा कार्य है वो पहले वाले कार्य के होने पर डिपेंड करे, इस पर डिपेंड हो रहा है कि अगर मैं अमीर बनूंगा तो ही तो मस्टैंग कार ले पाऊंगा, यानी कि वो अमीर ही नहीं बनेगा तो मस्टैंग कार कैसे ले पाएगा। तो इसलिए जो पहला कार्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस के साथ, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी। तो हम यहाँ पर विल का काट देंगे और केवल बिकम को रहने देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, अनटिल ही डज नॉट कम आई विल नॉट गो टू माई होम। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी अनटिल और अनलेस इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इनमें नॉट हमेशा इनबिल्ट छुपा होता है। तो हम यहाँ पर नॉट को काट देंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा अनटिल ही कम आई विल नॉट गो टू माई हाउस। यहाँ से डज को भी काटा जाएगा क्योंकि नॉट कटने के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो और यहाँ पर कम की जगह कम्स आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगले क्वेश्चन में क्या है, सीमा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फर्म सिंस 5 ईयर्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम पीरियड समय अवधि के साथ सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि फॉर का प्रयोग किया जाता है। 4 5 डेज, 4 5 ईयर्स, 4 2 वीक्स, और सिंस का प्रयोग किया जाता है किसी शुरुआती टाइम के साथ, जैसे 2009, सिंस 2009, सिंस फरवरी, सिंस 10 o'clock, सिंस 10th में, ऐसे सिंस के साथ सिंस का प्रयोग इन सभी के साथ किया जाता है, फॉर का प्रयोग किसी समय अवधि के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि इज़ यू डाउट ऑन मी वेदर आई स्टिल योर कार नो एरर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक होती है, कृपया इनको अवॉइड करें। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि इज़ यू डाउट ऑन मी वेदर आई स्टिल योर कार। तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी डाउट और डाउटफुल का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, डाउटफुल का तो कंजंक्शन के रूप में इफ़ और वेदर का प्रयोग करते हैं अगर अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। लेकिन अभी कभी भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डाउट और डाउटफुल के साथ दैट का प्रयोग होता है, दैट। तो वेदर की जगह हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट लिखकर हमारा हौसला बढ़ाएं।